जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जहांगीर के समय जिस प्रकार जहांगीर धन खर्च करने में व्यस्त रहा करता था। आपको अच्छे से याद है कि बाबर से लेकर जहांगीर तक के काल में एक अकबर एक ऐसा शासक हुआ बीच में जिसने वास्तव में राजस्व के बारे में सोचा। उसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने राजस्व के बारे में इतना ध्यान दिया हो। सारे के सारे खर्चे पे ध्यान देते थे, आमदनी पे कोई ध्यान नहीं देता था। खासकर आपने बाबर को देखा, आपने मस्त कलंदर उसको कहा था। जिसने वीडियो ना देखा हो, मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पूर्ण विश्वास, जो देख चुके हैं उसे दोबारा देखिएगा। आप गौर करेंगे कि जहांगीर भी दोनों हाथों से पैसा लुटाने वाला व्यक्ति था, बहुत खर्चीला व्यक्ति था। यूँ कहें कि अय्याश नंबर 1 था, हर चीज़ पे खर्चा। आपको याद होगा अकबर से उसके कभी नहीं बनी। क्यों? जितने दिन अकबर जिंदा रहा वो कभी घर रहा ही नहीं। वो हमेशा बंगाल में यूँ कहें कि प्रोस्टिक्यूशन में ही व्यस्त रहा। और वही कारण रहा कि जहांगीर के समय को उसने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जाए। लेकिन उसने जो किए वास्तव में वो समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में आगे उभर के आया, क्योंकि वो हमारे लिए एक साहित्य संस्कृति का एक रूप हो गए। और उन्हीं रूपों में से आज हम बात करने वाले हैं जहांगीर के समय में स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जितना ज़्यादा स्थापत्य पर अकबर ने काम किया, कुछ भाग तो बाबर ने भी कुछ किया था। किले बनवाए थे, किले बनवाना उनकी मजबूरी थी। मजबूरी इन द सेंस कि भैया अगर आप किले नहीं बनवाएंगे तो आप जब भी कभी आपको ऐसा आक्रमण होगा या आप आक्रमण करने कहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि भैया हम अपनी सेना कहाँ रोकें, कहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था करें, कहाँ उनके रहने। तो किले तो आपको बनाने ही थे। लेकिन आप किले के अलावा अकबर एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने स्तंभ लेख भी कराए, जिसने शिलालेख भी कराए, गुहा लेख भी कराए, उसने बहुत सारा काम किया। लेकिन जहांगीर समय आते आते स्थापत्य के लिए कुछ करना था ही नहीं। क्यों? किले की आवश्यकता तो अकबर को थी, किले की आवश्यकता जहांगीर को तो नहीं थी। क्यों? जितनी आवश्यकता थी अकबर बाबर बनवा ही चुके थे, हुमायूं इसको ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो हुआ क्या कि इसने अधिक समय अपना स्थापत्य पर न देकर चित्रकला पर दिया। चित्रकला का मतलब होता है, और चित्रकला क्यों आवश्यक होती है? चित्रकला किसी एक सभ्य समाज की या समाज की आने वाली पीढ़ियों को एक भेंट होती है, एक यूँ कहें कि एक प्रमाण होते हैं कि उस समय क्या हुआ करता था। तो जहांगीर के आज हम साहित्य के बारे में बात करेंगे, चित्रकला और साहित्य स्थापत्य के बारे में। फिलहाल यहाँ पर उसका, क्योंकि स्थापत्य पर बहुत ज़्यादा उसने कुछ किया नहीं, है ना, चित्र साहित्य पर बहुत ज़्यादा इसने किया नहीं। तो जो कि जहांगीरी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसके जहांगीरी के अलावा बहुत बड़ा साहित्य इसके दौरान में रचा नहीं गया। नवरत्न पहले से थे ही अकबर के, उसमें कई जिंदा थे, तो वो सारे के सारे इस दरबार में थे ही। तो ये सारी कहानी किसके साथ थी? जहांगीर के साथ इंक्लूड थी। लेकिन इसने चित्रकला पर अधिक ध्यान दिया इन दोनों की अपेक्षा, क्योंकि ये स्वयं को भी चित्रकार, बहुत अच्छी चित्रकारी की जानता था और बहुत अच्छा चित्रकार भी था। और यही कारण था कि इसने अपने दरबार में बहुत ज़्यादा चित्रकारों को प्रश्रय दे रखा था। तो आज बात करते हैं हम जहांगीर के चित्रकला के बारे में। चलिए देखते हैं। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल का मतलब है इस समय जितना चित्रकार पे काम हुआ दुनिया में उतना काम दोबारा कभी नहीं हो सकता, है ना। तो चित्रकला में इसने, जैसे इसके काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल, स्थापत्य का स्वर्णकाल अकबर को शाहजहाँ को कहा जाता है, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? अकबर ने बहुत बड़ा अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। अनुवाद विभाग माने बहुत सारे ग्रंथों का फारसी से हिंदी में, हिंदी से अरबी में, अरबी का फारसी में, मीन्स बहुत सारे धर्मों का रूपांतरण कराया था हिंदी में। इसी कारण उसमें साहित्य का कहा जाता है स्वर्ण युग। उसी प्रकार शाहजहाँ के काल को कहा जाता है स्थापत्य का स्वर्ण युग। लेकिन जहांगीर के समय आते आते फारसी चित्रकला का जो रूप था हुमायूं भी करवाया था, अकबर भी करवाया था, बाबर भी कराया था। लेकिन जो रूप चित्रकारी में जहांगीर में मिलता है वो किसी में नहीं मिलता। देखिएगा, प्रारंभ में जहांगीर का जो काल था वो फारस से
द्योतक था। फारस माने उसमें जितनी भी चित्रकारिता की मिलती हैं वो फारस से प्रेरित हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह फारस से किसने बदलते हुए भारतीय चित्रकला साहित्य की ओर आने लगी। लेकिन ये भारतीय चित्रकला के साथ ही अकबर के काल में ही बहुत सारे अंग्रेज या यूँ कहें कि यूरोपीय कंपनी भारत आने लगी थी। और जब यूरोपीय भारत आने लगे थे, आपको याद है पुर्तगालियों से अकबर मिला था कब? जब वो गया था गुजरात विजय अभियान पर, खंभात की खाड़ी के आसपास वो मिला था किससे? पुर्तगालियों से। तो जब विदेशियों का प्रभाव दिखाई देने लगता है तो अकबर के काल में जो साहित्य था वो भले भारतीय रहा हो, लेकिन जो स्थापत्य था उस पर प्रभाव पड़ने लगा किस पर? पुर्तगालियों का या फारसी यूरोपियों का। और जहांगीर के समय आते आते फारसी साहित्य समाप्त, चित्रकला समाप्त और भारतीय प्रारंभ हो जाती। तो यही कारण रहा कि जहांगीर के समय आते आते कौन कौन शामिल होगा? एक तो ये सब फारस को स्वीकार करते थे, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे के सारे लोग जितने भी अरब थे उसको स्वीकार करते थे। तीसरा, ये सारे लोग यूरोपीय कंपनी आने लगी थी उनको स्वीकार करते थे। चौथा, स्थानीय आधार पर जो नदी तालाब झरने हुआ करते थे उनको स्वीकार करते थे। तो धीरे धीरे हम फारस से चलकर, क्योंकि ये सब के सब थे तो फरगना वाले ही, तो ये सब फारस से लेकर अब कहाँ आ गए थे? स्थानीय तक आना प्रारंभ हो गए थे। और स्थानीय को प्रशय देने का काम किसने किया था? जहांगीर ने किया था। तो कहेंगे सर हम जहांगीर को क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत सारे लोग इसमें अकबर है, हुमायूं है, जहाँ बाबर है, सबको क्यों नहीं पढ़ रहे? अरे भाई, सबको पढ़ने न पढ़ने का एक कारण है कि सबके, जैसे हम इसका साहित्य पढ़ेंगे, इसका स्थापत्य पढ़ेंगे, जहांगीर का क्या पढ़ेंगे? चित्रकला पढ़ेंगे। टिप्पणी पूछेगा मेंस के सेकेंड पेपर में, तब आपको लिखना होगा, देखिएगा जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है, 200 शब्दों में टिप्पणी करिए। तो आप फिर वहाँ पर ढूंढते हैं सर आपने हुमायूं तो पढ़ा दिया लेकिन आपने टिप्पणी कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे टिप्पणी, ऐसी पूरी कहानी आपको तैयार करनी होगी, है ना। तो आप बात करते हैं कि इसकी चित्रकला के बारे में कि उसके दरबार में कौन कौन था। तो सबसे बड़ा उसके दरबार में था मंसूर। कौन था? मंसूर। ये मंसूर जो था ये बहुत बड़ा कलाकार था। किसका? साइबेरियन पक्षी। आपने देखा होगा रूस के क्षेत्रों से बहुत बड़े बड़े पक्षी आया करते हैं ठंडी के समय भारत में, क्योंकि वहाँ पर उस समय गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो सब कहाँ भाग आते हैं? भारत में ठंडी के प्रदेशों में आ जाते हैं। आप संगम के तट पर देख सकते हैं, कन्नौज पे देख सकते हैं, गंगा किनारे देख सकते हैं। ये सब साइबेरियन पक्षी आ जाते हैं कहाँ? भारत में। और भारत में आने का तो इनको देखा था किसने? मंसूर ने। और मंसूर को दिया क्या गया कि मंसूर ने साइबेरियन एक पक्षी बनाया और आज भी उस पक्षी को दुनिया में सबसे बेहतर फिगर बनाया जाता है। जबकि आप कंप्यूटराइज जीवन जी रहे हैं, आप डिजिटलाइज जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज भी मंसूर जैसा वो साइबेरियन पक्षी जो बहुत बड़ा था वो बनाया नहीं जा सका। धीरे धीरे मंसूर पक्षी, पशु, फूल, पत्तियाँ, गोटे मीन्स होता है किसी भी आकृति के चारों ओर, आप अच्छे जानते हैं महिलाएं जो साड़ी पहना करते हैं उसके किनारे गोटा लगा करता है, जानते होंगे। यहाँ पर सारा रचने का काम या प्रारंभ किसने किया था? तो मंसूर ने शुरू किया था ये गोटे लगाने का काम। ये गोटे पे जो बेल बूटे बनते थे वो बनाने का काम किससे शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था, है ना। अब बात करते हैं इसके बाद, ये नहीं कह सकते आप कि केवल इन्होंने मुस्लिमों को प्रशय दिया, नहीं, इन्होंने जितना प्रशय मुस्लिम्स को दिया उतना ही प्रशय हिंदुओं को भी दिया। गर्मी ज़्यादा है, परेशान ना हो, मुझे पसीना आ रहा हो तो पोंछना पड़ेगा, अगर मैं फ़ैन ऑन कर दूंगा तो आपको आवाज़ आएगी, तो इसलिए साफ़ हवा ना आने की वजह से पसीना चलेगा, लेकिन आपको आवाज़ आनी चाहिए। तो बिशन दास, इसने मुग़ल के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा इसने भारतीयों को भी उतना प्रशय दिया था चित्रकारी के क्षेत्र में जितना कि फारस के लोगों को या यूँ कहें कि मुग़ल्स को दिया था। तो जो बिशन दासा ये पहला हिंदू ऐसा शासक था, वो चित्रकार था जो जहांगीर के दरबार रहता था। और ये वही व्यक्ति है जो भी किताबें लिखी जाती थी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी किताबें लिखी जाती थी उस दौरान उनका जो मुख पृष्ठ होता था, आप देखे होंगे ना, मुख पृष्ठ पर कोई ना कोई आकृति बनाई जाती है, एक बढ़िया सा हैंडसम टाइप। आप गीता देखिए तो कृष्ण की बनी होगी, आप मनोविज्ञान पे देखिए तो खोपड़ी की बनी होती है, आप इतिहास देखेंगे तो तलवार वलवार की बनी होती, हमारे ही थंबनेल ढेर सारे बनी है, देखिए काटते मारते हुए रहते हैं। तो ये जो फिगर का मुख पृष्ठ होता था उसका निर्माण कौन करता था? बिशन दास करता था, और इसमें बहुत इसको महारत हासिल थी। दूसरा, इसके बाद अबुल हसन था। आपको अच्छे से पता है ये व्यक्ति शुरुआत से ही किसके साथ था? हुमायूं के साथ से चला आ रहा है भारत में।
हुमायूं के समय अबुल हसन ये एक ऐसा व्यक्ति था कि अगर आप सामने बैठे तो आपका पूरा का पूरा फिगर उतार लेता था। पूरा का पूरा फिगर माने जैसे आप दिख रहे हैं वैसा ही फिगर बना के दिखाई देना। तो छवि चित्र शुरू हो गया था किसके समय में? अबुल हसन के समय में। और छवि चित्र बनाने का श्रेय किसके था? अबुल हसन को। और अच्छा, एकल छवि चित्र बनाता था। एकल छवि चित्र माने एक आदमी खड़ा है, राजा मुकुट लगाकर बैठा हुआ, और उसकी चित्र बना देना। और एक संयुक्त चित्र होता था आगे। संयुक्त चित्र बनाने का श्रेय किसको जाता था? गोवर्धन के पास। गोवर्धन ऐसा था जो मथुरा के आसपास क्षेत्रों में चित्रकारी के लिए जाना जाता था, उससे प्रश्रय दिया था जहांगीर ने अपने दरबार में। तो गोवर्धन जो था ये दिया करता था संयुक्त। जैसे मान लीजिए राज दरबार लगा है, तो राज दरबार में राजा बैठा है, उसके बगल में सेवक हैं, उसके बगल में चामर करने वाली खड़ी हैं, तो और अगल बगल सेनापति खड़े हैं या बैठे हैं, उनके लिए ये गोवर्धन फेमस था। लेकिन एकल चित्र बनाने, छवि चित्र बनाने का किसको था? अबुल हसन को था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छवि चित्र और एकल छवि चित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? अबुल हसन को जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जहांगीरकालीन चित्रकला में अबुल हसन किस लिए प्रसिद्ध था, या एकल छवि चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आपको जवाब देना होगा अबुल हसन। इसके बाद जो आगा राजा था, ध्यान से सुनिएगा, जो आगा राजा था इसको दरबार में सबसे उच्च पद प्राप्त था। ये रहने वाला कहाँ का था? फारस का। कहाँ था? फारस का। ये फारस का रहने वाला था। और हुमायूं के समय में बहुत सारे चित्रकार बुलाए गए थे। कहाँ से? फारस और अरब के देशों से, जिनका काम था कि भारत में नई चित्रकारिता को जन्म देना। और मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, चित्रकारिता के क्षेत्र में हम अरब के ऋणी हैं। क्यों? जो चीज़ें वो लेकर भारत में आए, जैसे पत्थरों पर चित्र बनाना और चित्र को कलर भरना, ये हमारे पास नहीं था। आगरा पे अगर आप जाएं और आयत देखें, अगर उसके जो चारों दरवाज़ा बना, चौखट बना, उस पर अगर आयतें आप पढ़ेंगे गौर से, आपको लगेगा पत्तियां सजाई हुई, जबकि वो अरबी में लिखी आयतें हैं। उन आयतों को अगर आप गौर से देखेंगे तो सारी पत्तियों पर लिखी गई आयतें। और ये श्रेय किसको जाता है? फारस को जाता है। और ये काम करने में माहिर कौन था? फारस का रहने वाला आगा राजा। तो नोट करेंगे, जहांगीर के समय आगा राजा किस लिए प्रसिद्ध था? तो जहांगीर के समय जो आगा राजा था, फारस से आया व्यक्ति था, जो पत्तियों के माध्यम से वो चित्रकारिता को उकेरा करता था। इसके बाद बात आती है उस्ताद मुराद की। ये उस्ताद मुराद ऐसा था जो अगर 4 लोगों के चेहरे हों, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 4 चेहरे हों और 4 चेहरों को मिलाकर एक चेहरा बनाना हो, तो इसके लिए फेमस कौन था? उस्ताद मुराद। यानी 4 लोगों को एक ही फिगर में दिखा देना, किसी का ये भाग, किसी का एक भाग, किसी का ये भाग, किसी का ये भाग, और 4 लोगों को आप एक व्यक्ति पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा यही व्यक्ति है, फिर दूसरे पर ध्यान देंगे तो लगेगा ये व्यक्ति, तीसरे पे, यानी आपको लगेगा एक ही चेहरे पर 4 लोग हैं। और एक को अगर कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो आपको लगेगा हम 4 लोगों को देख रहे हैं। ये कितनी का आज भी आपका 3D देखने के बाद भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 4D अभी आप नहीं ला पाए। और ये 4D पहले से ही प्रयोग कर रहा था। कौन? ये था उस्ताद मुराद। गोवर्धन के बारे में पहले ही आपसे कह चुका हूँ। गोवर्धन एक ऐसा साहित्यकार था जो संयुक्त छवि चित्र बनाया करता था, यानी राज दरबार का, सेनाओं का युद्ध करते हुए, बहुत सारे पक्षियों के झुंड का, बहुत सारे जानवरों के झुंड का, गाय के झुंड का, शेरों के झुंड का, यानी बहुत सारा जो बंच हुआ करते थे चित्रकारिता में, उनका बहुत महारत हासिल थी। किसको? गोवर्धन को। तो आप अंदाजा लगाइए, मुस्लिम के साथ हिंदुओं को भी उतना प्रश्रय दे रहा है जितना कि मुस्लिम्स को। इसके बाद आता है दौलत। ये दौलत ऐसा व्यक्ति था, ध्यान से सुनेंगे, दौलत एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उकेरी गई माने छेनी हथौड़ी से जो उकेरी गई होती हैं आकृतियाँ, उनमें कलर भरने का बहुत बड़ा जानकार कौन था? दौलत था। कौन था? दौलत था, जो उकेरी गई आकृतियों पर रंग भरना जानता था। इसके बाद फारूक बेग आता है। फारूक बेग के बारे में कहा जाता है कि ये पक्षियों को, उड़ते हुए पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर था। दूसरा, मिस्किन, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, मिस्किन इसके दरबार में सबसे अंत में आया हुए व्यक्तियों में से एक है। और ये इसकी पूरी चित्रकारिता में, ध्यान सुनिएगा, ये अकबर के समय से है। मिस्किन कब से है? अकबर के समय से। अकबर के समय से 1526 के आसपास शुरू होता ना, तो अकबर के समय से मिस्किन इसके दरबार में था। और इसके पूरे साहित्य में जो चित्रकारिता का इसका रूप है, उसमें पूरे के पूरे में इसको यूरोपी झलक दिखाई देती है चित्रकारिता की। कौन सी? यूरोपी झलक दिखाई देती है चित्रकारिता की। आगे बात करते हैं, जो अगला है सालिवाहन, और अंतिम है सालिवाहन। जहांगीर के साथ युद्धों में जाया करता था, और जो पथ हुआ करते, पथ माने रास्ते हुआ करते थे,
तो रास्ते का इंडिकेशन बनाया करता था कौन? सालिवाहन। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये सारी चीज़ें आसानी से मिलना मुश्किल है, इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जहांगीर पढ़ेंगे और 4 लाइनों में जहांगीर समाप्त हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा हमको कुछ पता ही नहीं चला। तो ज़रा देखेंगे जो सालिवाहन था वो फेमस किस लिए था, तो ज़रा देखते हैं कैसे है। मान लो ये एक रास्ता है, मान लीजिए कि एक रास्ता है, ध्यान से सुनेगा, ये एक नदी है और इसके यहाँ से सेना जा रही है, ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से सेना जा रही है ऐसे करके, है ना। अब हुआ क्या, मान लीजिए रास्ते जाते जाते और लौटने में सेना रास्ता भूल जाए, तो इसके लिए सालिवाहन रहा करता था, वो रास्ते पर इंडिकेशन अपने फिगर बनाते हुए चलता था। जैसे उसने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर एक मंदिर है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक मंदिर है, तो ये उसने मंदिर का चित्र बना लिया। यहाँ पर एक नदी है तो ऐसे गोल बनाकर उसमें ऐसे भर दिया। यहाँ पर एक पर्वतनुमा आकृति है तो उसने दिखा दिया कि एक पर्वतनुमा आकृति है। ऐसे करके अपने रास्ते में दिखाता जाता था, पेड़ों के नाम तक दिखाता रहता था कि यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। इससे होता क्या था, इससे जब कभी सेना वापस आती थी तो रास्ता भूलती नहीं थी, क्योंकि आज के जैसे नहीं था कि NH-24 पे जा रहे हैं, NH-21 पे जा रहे हैं, NH-2 पे जा रहे हैं, ये नहीं कि पता चल रहा रास्ते में लिखा भैया पूरे कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पूछोगे कहाँ जा रहे हो, बता देगा इधर जाओ, जाके पूरी सेना को मरवा डालेगा। इसीलिए जो सालिवाहन था वो इस चीज़ में माहिर था, जो मैप बनाया करता था उसको एकदम लगेगा कि हम मैप से ही होकर जा रहे हैं और सेना आसानी से अपने पथ तक पहुंच जाती थी। तो ये कहानी थी किसकी, पूरा जहांगीर के समय इस चित्रकला की। अब कहेंगे स्वयं भी जहांगीर बहुत बड़ा चित्रकार था, और यहाँ तक कि उसने लिखा है तो जो के जहांगीरी में कि अगर एक ही फिगर को कई चित्रकार मिलकर बनाए तो मैं ये बता दूंगा कि कौन से चित्रकार ने आँख बनाई है, किसने नाक बनाई है, किसने होंठ बनाए हैं, किसने गाल बनाए हैं, किसने माथा बनाया, मैं पूरा बता सकता हूँ एक एक व्यक्ति को। इतनी जानकारी थी किसको, जहांगीर को। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो चित्रकला पे आपको देना जरूरी था। चाहते तो हम आज आपको शाहजहाँ ले चल सकते थे, लेकिन जान के हमने किया ताकि टिप्पणी कभी आए तो आप गलती से भी टिप्पणी को न छोड़ें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था इसलिए, और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग अभी तक हमारा वो जो मोटिवेशनल वीडियो था सुशांत सिंह पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। या मैं पहली बार आपको शेयर करने के लिए इसलिए कहा था ताकि हो सकता है आप किसी एक का फिर से जीवन बचाने में सक्षम हो जाए। तो अगर आपको मौका मिले तो आप एक पुण्य काम करते रहिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। आज फिलहाल जय हिंद।